17 जून की रात और 18 की सुबह जैसा ईरान ने कहा था वही हुआ। पहले देखिए, जो पहला बैराज ईरान ने मारा रात को 12 बजे, जो भारत के समय 12 बजे के 2 बजे के बीच में, वो डिकॉय निकला। और उस डिकॉय बैराज से ऐसा इजराइल उछलने लगा कि जैसे ईरान के पास जैसे प्रोजेक्टाइल्स खत्म हो गया। और मैं आपको बार बार बता रहा था कि फतेह 1 का जो यूज है, फतेह 1 मिसाइल की का जो यूज है, जो 15-16 मैक पे चलती है, जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर की जिसकी रेंज है, और जो 5 मिनट में इजराइल पहुंच सकती है, 5 मिनट्स, क्योंकि इजराइल और उसका जो डिस्टेंस है उसको वो 5 मिनट में कवर कर सकती है। तो पहले एक डिकॉय मिसाइल्स का स्वॉर्म आया, और एक नहीं दो आए। इन डिकॉय मिसाइल्स के और ड्रोन्स के स्वॉर्म से इजरायलीज ने धड़ धड़ अपना जो उनका इंटरसेप्शन सिस्टम उसको एक्सपोज कर दिया। और जब उसको एक्सपोज कर दिया तो उसके बाद फिर आया बैराज फतेह मिसाइल्स का। और ये जो फतेह मिसाइल्स थी, इन्होंने 3 बड़े काम किए। एक तो इन्होंने तेहरान पे स्ट्राइक कर दिया सीधे, और एक तो इन्होंने तेल अवीव पे स्ट्राइक कर दिया सीधे, एक बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्राइक जो है वो तेल अवीव पे आया। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो इनका मौरी एयरबेस है, इसमें क्या हुआ कि जब मौरी एयरबेस की तरफ फतेह 1 बढ़ रहा था, तो वहां पर जो इजरायली इंटरसेप्टर है वो फायर हुआ। लेकिन क्योंकि पहले 2 वेव्स में वो इंटरसेप्टर कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए वो जो फतेह 1 को रीड नहीं कर पाया, और वो खुद ही अपने मौरी बेस में खुद इजराइल का इंटरसेप्टर गिर गया। और ये इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? इंटरसेप्टर भी काउंटर मिसाइल्स होते हैं, समझ लीजिए, जैसे एंटी टैंक गन्स होती है। तो वो जो इंटरसेप्टर था वो खुद ही जाके अपने ही बेस में गिर गया, मौरी बेस में। तो जो तेल अवीव में जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन जिसको ईरान ने नष्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, मौरी एयरबेस में खुद जो इजराइल को इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल थी, ये कंफ्यूज हो गई, क्योंकि पहले इस तरह के मिसाइल छोड़े गए थे। उसके बाद फतेह 1 को रीड नहीं कर पाई और गिर गई। और फतेह 1 की खासियत ये, वो इतनी स्पीड से चलती है, आप ही सोचिए, जिसकी 4000 किलोमीटर की स्पीड हो पर आवर की, और जो मैक 15 मैक 17 के पास पहुंचती है, और जो लो एल्टीट्यूड भी ले सकती है, हाई एल्टीट्यूड भी ले सकती है, वो लॉइटरिंग भी कभी म्यूनिशन हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, उसका अपनी ट्रेजेक्टरी वो खुद तय करती है। तो इस तरह की मिसाइल को एकदम कंफ्यूज हो गए। ऐसा नहीं कि अगर बहुत कोशिश करते इजरायली तो कुछ कर सकते थे, ऐसा संभव है, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। ये दिखा रहा है कि कल यानी 17 की रात 18 की सुबह, जो केवल कुछ घंटे पहले ट्रंप बोस्ट कर रहे थे, वी हैव सुपीरियोरिटी ओवर द इरानियन स्काइज, वो ध्वस्त हो गया। ईरान नाउ हैज सुपीरियोरिटी ओवर इजरायली स्काइज, क्योंकि उससे जो ये घटनाएं घटी। अच्छा, तीसरी घटना घटी, जो एरो 3, जो जहां से इंटरसेप्शन, जो इजराइल की इंटरसेप्शन एक तरह से उसका ब्रह्मास्त्र इंटरसेप्शन का, एरो 3 की एक जगह एक फैक्ट्री है, हरीश एक जगह है वहां पर इजराइल में, वहां पर मार दिया, वहां पर फतेह 1 लग गई। तो एरो 3 तुम्हारी डिसेबल्ड, तुम्हारा अपना इंटरसेप्टर कंफ्यूज, और जो तेल अवीव में स्ट्राइक हुई है वो अलग। कम से कम 3 फतेह 1 मिसाइल छोड़ी गई हैं, और उन फतेह 1 मिसाइल ने कमाल कर दिया है, पूरे युद्ध का रूप और रंग बदल दिया है। और जैसे ही देखिए फतेह मिसाइल लगी हैं, उसके बाद चैनल 20 इजराइल का, चैनल 12 के में से खबर आई कि 20 जो कार्स हैं सेटलर्स की, वो नष्ट हो गई। अली खमेनी सुप्रीम लीडर, जिनके बारे में ट्रंप मजाक उड़ा रहा था, कल कह रहा था कि वी नो वेयर द सुप्रीम लीडर इज, छुपने की कोशिश मत करो, वी नो वेयर ही इज, हम लोग कभी भी उसको मार देंगे। ऑल आई वॉन्ट इज अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर ईरान से तुम मांग रहे हो, गधे। तुम्हें यह भी नहीं पता कि अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या होता है? कि वो जो मतलब अपने जिसके पास एज है वो अनकंडीशनली सरेंडर करेगा। अली खमेनी ने, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अब देखो, अब जो ट्रंप ने कहा है इसका हम जवाब जमीन पर देंगे, और उन्होंने दे दिया। और इस जवाब के पहले सोचिए, जो ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ है, पहले वाले उनका तो असैसिनेशन हो गया, जो नए चीफ ऑफ स्टाफ है मूसवी,
उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये इजरायली कह रहे हैं तेहरान खाली करो, हम कह रहे हैं तेल अवीव खाली करो और हाइफा खाली करो। तेल अवीव और हाइफा अगर तुमने खाली नहीं किया, अगर तुम खाली नहीं कर पाए, तो फिर जान माल के नुकसान के लिए बिल्कुल 100% तैयार रहो, कोई इससे तुम बच नहीं सकते हो। और अब आप देखिए, जो एक पूरी जो इसकी एनालिसिस भी आई है कि जो फर्स्ट जनरेशन फतेह बैलिस्टिक मिसाइल है और उसका जो पूरा जिस तरह से वो यूज हुई है, उसने देखिए बैलेंस ऑफ पावर बदल दिया है पूरी तरह से। जो हाथ में इजराइल के हाथों, ये ईरान के हाथों में आ गया। अच्छा, इधर ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में जो मोसाद के सेल्स हैं, कम से कम 213 सेल्स थे। सोचिए, इतनी बुरी तरह से मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट ईरान को किया। तो इसमें ईरान की टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, कहीं ना कहीं उसके कुछ तत्व इन्वॉल्व थे जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सैकड़ों मोसाद के लोगों को पकड़ के वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया, पीटा है। जनता भी सड़क पे आ गई, जनता ने कई मोसाद के लोगों को पकड़ा है। बड़े बड़े ट्रक्स वहां पर कॉन्फिस्केट हुए हैं, जहां से ड्रोन छोड़े जा रहे थे। पूरा एक रिंग था और पूरी कोशिश थी कि जो सुप्रीम लीडर अली खमैनी है उनको असैसिनेट कर दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। इतना विजिलेंस इतनी तेजी से, यानी सोच लीजिए आपकी, आई मीन दिस वाज अ सिचुएशन वेयर इन्फिल्ट्रेशन वाज एट इट्स मैक्सिमम। यानी ईरान के सिस्टम के अंदर लोग घुसे हुए थे अपने इनके। और अब सोचिए, और इसमें अब पेजेशकियान का क्या रोल था, बाकी लोगों का क्या रोल था, वो नहीं कह सकते, लेकिन अंदर उस सिस्टम के लोग घुसे थे इतने बड़े लेवल पे। और इसीलिए इनको विश्वास था कि हम सीरिया बना देंगे ईरान को। इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि हम ईरान का सीरिया कर देंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ईरान सीरिया नहीं है। ईरान के पास अपने कम से कम 20 लाख ऐसे लोग हैं लड़ाके, जो किसी भी हाथ में तुम मारते जाओ वो जान देते जाएंगे, लेकिन लड़ते जाएंगे। यह होती ताकत फेथ बेस्ड आइडियोलॉजीज की। ये जो फेथ बेस्ड आइडियोलॉजीज होती है, केवल रीजन पे नहीं होता, फेथ बेस्ड। और इनको फेथ है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम अपने खुदा के लिए, हम अपने कौम के लिए, हम अपने लोगों के लिए जान दे रहे हैं। इससे बड़ा जज्बा कुछ होता ही नहीं। और ये चीज जगाई जाती है लोगों में। अगर एक ऐसा समाज बना दीजिए अमेरिका जैसा, वहां ये भावना जगेगी नहीं। हर कोई अलग है, हर कोई इंडिविजुअलिस्टिक है, ये भावना नहीं जगेगी। लेकिन ये ईरान में भावना है। और लोग कैसे एक साथ आए, एकजुटता दिखाई, वो लोग आगे। और उसके बाद पूरी की पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप असैसिनेट हुई थी वो वापस आ गई और उसने देखिए मारना शुरू कर दिया है। मोसाद के जो पूरे प्लॉट को जिस तरह से नष्ट किया गया है वो कमाल है। वो मतलब उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उसके बाद देखिए, जो पूरे वीडियोस आए मेरे एक्स पे भी हैं और टेलीग्राम पे भी हैं, जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल मैनूवर करते हुए, उसकी जो मैनूवरेबिलिटी है, पैतरेबाजी, तो पैतरेबाजी में वो कैसे आगे रही और मैनूवर करते हुए उसने 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, मैक 13 और 15 स्पीड पे। 5 मिनट में तेल अवीव पहुंची, वहां पर उसने स्ट्राइक किया 2 मिसाइल्स ने। और जो 2 इजराइल के बेस है, हरीश, और एक जो मैंने बताया मौरी जो एयरबेस है, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब देखिए, अब इस पूरी सिचुएशन में हम लोग अगर देखें तो आज की तारीख में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या स्थिति है ईरान और इजराइल में। देखिए, इजराइल के पास जो वेपन्स थे, वेपन सिक्योरिटी वो खत्म हो गई है। अब वेपन्स जो हैं वो ईरान के पास है। अच्छा, एयर सुपीरियरिटी जो इजराइल के पास है उनके प्लेन्स की, जब से करीब 3 से 4 F-35 गिरा दिए हैं ईरान ने, तब से वो एयर सुपीरियरिटी भी खत्म हो गई। और एयर सुपीरियरिटी में अगर इजराइल अगर अभी अपने प्लेन्स भेजे, जो कि पायलट्स वाले प्लेन, अगर वो भेजे बॉम्बिंग करने की कोशिश करे, तो उसमें खतरा यह है कि बड़ी संख्या में इजरायली मारे जाएंगे, क्योंकि वहां पर नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा दी गई है। और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो ईरान के पास है वो कहीं दे आर सुपीरियर टू इजराइल, मतलब दे कैन मैच अमेरिका। और इसमें देखिए, जो रशिया और ईरान में जो पूरा, देखिए ईरान के पास Su-400 नहीं है, रशिया उसको देना था लेकिन दे नहीं पाया टाइम से। इंडिया के पास Su-400 था, लेकिन ऐसी स्थिति में ईरान के पास उसने सिमिलर Su-400 की तरह अपने एयर डिफेंसेस बनाए। यह आत्मनिर्भरता की जीत है। जिस तरह से उसने अपने एयर डिफेंसेस बनाए और उनको उससे पूरा
इजराइल से मुकाबला किया। अच्छा, अभी देखिए जो इजराइल और ईरान के जो नंबर्स हैं, इनमें देखिए बहुत बड़ा एक डिस्क्रिपेंसी है। और अगर कोई वॉर ऑफ एट्रिशन होती है तब उसमें कैसे इजराइल का पड़ना कमजोर है, वो पूरा आपको नंबर से दिखाई पड़ सकता है कि पूरी जो लैंड है, देखिए इजराइल की वैसे 8,100 स्क्वायर माइल 8,100 स्क्वायर माइल उसका पूरा लैंड है, लेकिन इनहैबिटेबल, क्योंकि ज़्यादातर नजिब डेजर्ट है, जो इनहैबिटेबल है वो केवल 1,200 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसमें जो ये है जो आर्सनल है, जो जो इजराइल के पास आर्सनल है, वो F-35 लॉकहीड मार्टिन से बने हैं, आयरन डोम रेथॉन से बना है, सब अमेरिकन कंपनीज हैं। C4I जो इनका बैकबोन कहा जाता है, वो NSA के बैकड्रॉप से फर्मवेयर है। उसके बाद फ्यूल, एमओ, इंटेल, ये सब पेंटागन से आते हैं। अब इसमें तो देखिए, तो इसीलिए ये कहा है कि कोई इजराइल के साथ जो प्रॉब्लम है कि ये जो इसकी ये जो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, इसको लगातार वहां से चाहिए वेपन्स कि वो आते रहे। अब यहाँ और इसके बदले जो ईरान की सिचुएशन है कि 5,000 से 20,000 मिसाइल्स और एंडलेस ड्रोन, यानी 2 लाख ड्रोन्स करीब और 20,000 मिसाइल्स, और उससे भी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स पर मंथ। उसके बाद 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स प्लस 16-20 ड्रोन्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ इनहैबिटेड इजरायली टेरिटरी, यानी ईरान के 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 16 से 20 ड्रोन्स जो इजराइल का जो इनहैबिटेड लैंड है 2,100 स्क्वायर माइल्स, उसको ये कवर कर लेगा। अगर रोज मारे ये 6-7 मिसाइल्स, मतलब एक थ्योरेटिकल सिचुएशन कि 6-7 मिसाइल्स मारे और करीब 16 से 20 ड्रोन मारे, तो वो पूरे इजराइल को कवर कर रहा है। और ये कितने दिनों तक चला सकता है ऐसे, क्योंकि इसका हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स अ मंथ का इसका प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। इसीलिए जो इसका जो है ये लगातार 1 साल तक काम कर सकता है इन द करंट रेट। एक्सप्लोजिव पेलोड भी 5 मेट्रिक टन स्क्वायर मीटर, यानी 5 मेट्रिक टन के हिसाब से अगर ये बम मारे तो पूरे ईरान का जो क्षेत्रफल है वो पूरा कवर हो जाएगा। अब आप देखिए, मैथ्स ऐसी है, मैथ्स इज लाइक दिस कि इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि इजराइल आगे बढ़ सके। उसके बाद और तो इसलिए देखिए ये इसमें इजराइल हैज नो मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं उसके पास। नो स्ट्रैटेजिक डेप्थ, नो डोमेस्टिक आर्म्स प्रोडक्शन एट स्केल, नो एबिलिटी टू एंड्योर अ वॉर ऑफ एट्रिशन। यही देखिए, यही जो हमास ने भी फंसाया था, वॉर ऑफ एट्रिशन, लंबी लड़ाई, घिसाव थकाव की लड़ाई, जिसमें तुम एक मारो हम 4 मारे, ये इजराइल नहीं लड़ सकता। ये हमास के साथ नहीं लड़ पाया। हमास के साथ लड़ाई में इसको सोचिए अमेरिका की जरूरत पड़ी, लगातार हर महीने 2 महीने, और उसमें भी कमी पड़ गई थी। इतनी स्टोरीज आई थी कि म्यूनिशंस कम पड़ रहे हैं, और जो इजरायली सैनिकों के पास मार करने वाले राइफल्स नहीं हैं, इनके पास कुछ भी इस तरह की चीज नहीं है। इनके जो वेपन्स है, जो मेन जो बेसिक वेपन्स है, वो इनको लगातार इनके अंदर प्रोडक्शन नहीं है, बहुत कम है, तो वो इनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए डिफेंस बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो किसी इजराइल की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ का डिफेंस बिल हो गया है। यही वजह है। तो ये देखिए जो एक लैक ऑफ इसीलिए स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है, इसीलिए लंबे समय तक टिके रहने की कुवत नहीं है, और लंबे समय तक और ये जो इजराइल ने सोचा था कि तड़ मार के शुरू में सरप्राइज करके और अंदर इन्फिल्ट्रेट करके ईरान को अंदर से असैसिनेट कर दो सबको, और असैसिनेशन के बाद हेडलेस ईरान रहेगा, हम चल के एक कमांडो फोर्स भी तैयार थी कि वो जाके सीधे जाके ईरान के पावर पे कब्जा कर लेगी। उधर से जो शाह जिस शाह को 1979 में भगाया था, वो तैयार था कि नहीं मैं आके वहां पर रूल कर लूंगा। अब बताओ, पूरे रेवोल्यूशन को पलट दो। लेकिन उसमें अली खमैनी का जो फैक्टर है, ये लोग नहीं समझ पाए। अली खमैनी अड़ गए। अली खमैनी जो पूरा वहां के सुप्रीम लीडर हैं, जो शिया उलेमा ईरान का है, वो पूरी तरह से खड़ा हो गया कि किसी भी हालत में ईरान को हम पश्चिम के हाथों बिकने नहीं देंगे, और उसने पूरे नेशन को इंस्पायर किया। इसलिए देखिए, तड़ से लीडरशिप डिस्प्लेस हुई, अपनी वीकनेसेस, उनके स्ट्रेंथ
उनकी वीकनेसेस अपने स्ट्रेंथ तुरंत उनका आकलन शुरू हुआ और उस आकलन में बहुत बहुत बड़ा गैप निकला। ये सारी सच्चाई निकली कि इजराइल तो लड़ ही नहीं सकता लंबी लड़ाई ईरान से। ईरान के पास ये ऐसी कैपेबिलिटीज है कि वो इजराइल से भी लड़ सकता है, अमेरिका से भी लड़ सकता है। लोग शहीद होंगे दोनों तरफ, लेकिन अमेरिका से भी लड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी लड़ेगा अपने बेसिस के थ्रू जो इराक में है, जो अरबिक लैंड्स में है। और वो जो अमेरिकन बेसिस है, जो 70-80 हज़ार अमेरिकन सोल्जर्स उसमें, वो उनका कोई इस्तेमाल नहीं। मेन चीज़ है जो वहाँ पर मिसाइल्स रखे हैं, तो मिसाइल्स मारते जाओ। मिसाइल्स के मारने से इतना बड़ा क्षेत्रफल है ईरान का, मिसाइल्स के मारने से कुछ होगा नहीं। उनकी बेसिक जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो आर्सनल्स हैं जो भी पहाड़ के नीचे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इसीलिए अच्छा फिर बात आती है कि B2 बस्टर, ये जो बंकर बस्टिंग ये जो बॉम्ब्स हैं ये यूएस यूज करे, तो इनको भी यूज करने में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अमेरिका की मुट्ठी जो बंद है वो खुल जाएगी। और बंद मुट्ठी लाख की होती है, जब वो खुल जाती है तो उसका वो असलियत पता लग जाती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और इसीलिए अमेरिका देखिए डर रहा है। इसीलिए ट्रंप ने अपना टोन चेंज कर दिया। जो आदमी कल तक कह रहा था कि ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर, आज वो बातचीत की बात कर रहा है। फिर से वो अपनी कुछ दूसरी बात कर सकता है। ईरान लेकिन तैयार। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल रुक भी जाएगा, हम इस बार इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारा सबक पूरा नहीं हुआ है, हम सबक सिखाएंगे। और फिलिस्तीन की आज़ादी की बात वो मतलब ये फिलिस्तीन की आज़ादी की बात वो बार बार कर रहा है। तो ये देखिए आज का पहला वीडियो, और मैं अभी ट्रैवल करूंगा, फिर रात में दूसरा वीडियो आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।